नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 7 पे। हम पढ़ रहे थे कोशिका विज्ञान। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य की जो संरचना है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पहले हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था दोस्तों कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका विज्ञान। और कोशिका किसे बोलते हैं दोस्तों, ये किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि मर्द कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो प्लूरो न्यूमेनी लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टम भी बोलते हैं दोस्तों। इसी कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु या फीमेल ओवम होती है दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों। इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और समान तरह की कोशिकाएं मिलकर एक साथ कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था कोशिका को दो भागों में बांटा था हमने। सुरक्षा आवरण, जो जिसमें हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर सारी संरचनाएं होती है दोस्तों, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो संरचनाएं प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमने जीव द्रव्य को पढ़ा था। जीव द्रव्य को हमने दो भागों में बांटा था। इसकी जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजी ने की थी और हेक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा था दोस्तों। तो इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लास्ट है दोस्तों, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी संरचनाएं होती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमारे मानव शरीर के अंदर हड्डियां होती है दोस्तों, उसी तरह कोशिकाओं को भी एक निश्चित संरचना प्रदान करने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा आपकी जो कोशिका है उसकी जो कोशिका झिल्ली उससे लगा होता है, दूसरा जो संरचना है दोस्तों केंद्रक से लगी होती है, दूसरा भाग है जो केंद्रक से लगा होता है। इस प्रकार यह एक तरह से दोस्तों निश्चित संरचना प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये दो तरह का होता है दोस्तों, इसमें दो तरह का पाया जाता है। एक होता है खुरदरी सतह वाला, एक चिकनी सतह वाला। ठीक है दोस्तों, तो खुरदरी सतह वाले को जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं दोस्तों। इसके ऊपर खुरदरी सतह पर राइबोसोम होता है दोस्तों, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। प्रोटीन निर्माण नहीं करते हैं दोस्तों, प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कोशिका का कंकाल तंत्र है। एक होती है चिकनी सतह, जो इसकी दो तरह की सतह होती है, एक रफ सरफेस होता है तो और दूसरा स्मूथ सरफेस। तो इनको SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। तो इसकी खोज दोस्तों जॉर्ज प्लाट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये मुख्यतः अंतःपर्दविक जालिका है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर पाए जाते हैं दोस्तों ये कण। ठीक है, इनका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना है। इस कारण इसको दोस्तों प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं प्लास्टिड या लवक। यह दोहरी झिल्ली का आबाद कोशिकांग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोहरी झिल्ली का आबाद कोशिकांग है प्लास्टिड लवक। ठीक है, यह पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है तथा जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज अर्नेस्ट
हैक्कल ने की थी और इसका नामकरण जो दिया था, जो लवक नाम दिया था, वो सिम्पर ने दिया था। ठीक है दोस्तों। और विभिन्न रंगों के कारण उन्होंने इन्हें 3 भागों में बांट दिया था। सिम्पर ने इसको 3 भागों में बांट दिया था, प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। पढ़ते हैं सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो पौधों का वह भाग जो रंगीन होता है, उसके लिए जो लवक जिम्मेदार होता है। रंगहीन दोस्तों, जिसके अंदर कोई रंग नहीं होता है, जैसे वाइट होता है या कोई भी कलर नहीं होता है, तो जैसे आलू हो गया, उसमें कोई कलर नहीं है, वो वाइट दिखता है। तो ऐसे दोस्तों रंगहीन होता है। तो पौधे का वह भाग जो रंगहीन होता है, उसके लिए जो लवक जिम्मेदार है उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। पौधे के जो रंगहीन भाग होते हैं या जो सामान्यतः जमीन के अंदर फल पाए जाते हैं, वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। वो इसलिए सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें अवर्णी लवक उपस्थित होता है। जैसे दोस्तों आलू, इसका मुख्य कार्य भोजन संग्रहण का है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों। ये पौधे के उन भागों के लिए जिम्मेदार है जो रंगीन होते हैं, जैसे फूल वगैरह हो गए दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, कीट पतंगों को भी आकर्षित करने का कार्य करता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो रंगहीन भाग होते हैं, रंगीन भाग होते हैं, रंगीन भाग होते हैं। और जो अवर्णी लवक है वो आपको रंगहीन होता है। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपना क्लोरोप्लास्ट, जो आपको सबको ही पता है दोस्तों कि वो हरे पौधे का जो हरा भाग होता है वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है दोस्तों। ये क्या कार्य करता है दोस्तों, ये एक तरह से इसे स्वपोषी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं भोजन बनाता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में मिलाकर भोजन निर्माण का कार्य ये करता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का कार्य कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है दोस्तों। इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो रासायनिक अभिक्रिया वो देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु वो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज में तोड़ देते हैं और 6 अणु प्राप्त होते हैं इसके जल के, और 6 अणु ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। तो भोजन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, नहीं तो श्वसन क्रिया में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये जो ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है दोस्तों, वह कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के काम में ले रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा, तो उसी से ये ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है दोस्तों, और हरे प्रकाश में न्यूनतम होती है। हरे प्रकाश में न्यूनतम क्यों होती है, क्योंकि ये पत्तियां हरी होती है, तो वो क्या करती है, उसको हरे प्रकाश को परावर्तन कर देती है, और इस कारण हमें पत्तियां हरी दिखती है। ठीक है दोस्तों। पौधे के हरे भाग या पत्तियों का हरा भाग क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम नामक जो तत्व होता है वो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। मैग्नीशियम से महत्वपूर्ण होता है। अब हरित लवक के 2 भाग होते हैं दोस्तों। हरित लवक है, उसके 2 भाग होते हैं, एस्ट्रोमा और ग्रेना। एस्ट्रोमा एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करती है। और ग्रेना ये क्या करती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम, जो आपको सबको पता होगा, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं दोस्तों इसको। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका में एक लाइसोसोम एक पोटली नुमा संरचना होता है दोस्तों। एक पोटली होती है, उसके अंदर आपके विभिन्न सारे एंजाइम और प्रोटीन भरे होते हैं दोस्तों। ठीक है। जब कोई वायरस वगैरह कोशिका के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, या अगर प्रवेश कर गया है, तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं ना, लाइसोसोम इसके अंदर उसके ऊपर एंजाइम वगैरह स्रावित कर देते हैं, या इसके ऊपर गिरा देते हैं, तो ये बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह नष्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि मुंह के अंदर जो लार होती है, तो मुंह में लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है, जो बैक्टीरिया से लड़ता है और उनको नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से ये भी काम करता है, और जैसे आमाशय में HCl बैक्टीरिया को गला देता है, उसी तरह से कोशिका के अंदर ये कार्य
करने का कार्य लाइसोसोम करता है। ठीक है दोस्तों, उनके ऊपर एंजाइम गिरा देता है, तो ये एंजाइम ही उनको मार देता है। और जब कभी कभार लग रहा है लाइसोसोम को कि ये कोशिका की उपापचय क्रियाओं को बाधित कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र को तोड़ने का कोशिश कर रहा है बैक्टीरिया वायरस, तो ये अपनी बाहरी जो आवरण है इस झिल्ली को गला देता है दोस्तों। तो सारे एंजाइम और प्रोटीन उसके बैक्टीरिया के ऊपर गिर जाते हैं। इसलिए ये कोशिका की रक्षा के लिए लाइसोसोम अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप की आत्महत्या सुसाइड कर लेता है। इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। लाइसोसोम संबंधित रोग कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार ये देख लेते हैं। फैक्ट के रूप में कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो लाइसोसोम से संबंधित रोग हो गए, कूचर रोग हो गया दोस्तों, पोम्पेस रोग हो गया और टे सेक रोग हो गया। ठीक है दोस्तों, गूचर रोग, पोम्पेस रोग और टे सेक रोग। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में दो परतें पाई जाती है, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच में दबी हुई उंगली की तरह रचना होती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं दोस्तों। ये क्रिस्टी है और इसके ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है दोस्तों। ठीक है, कोशिका श्वास लेने का कार्य करती है इससे। ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है, यहाँ श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो एल्वोलाई होता है उसके पास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारी गैसें होती हैं, और इनके पास में जो एल्वोलाई है उनके पास में आपकी ब्लड की पतली पतली नलिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो उनसे एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन आपकी नलिका में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वोलाई में चली जाती है, और वहाँ से एल्वोलाई से वापस उल्टी रेस्पिरेशन होता है और शरीर से बाहर ऑक्सीजन CO2 को कर दिया जाता है। और जो ये ऑक्सीजन है दोस्तों, ये ऑक्सीजन अब आपके हीमोग्लोबिन में मिलकर ऑक्सीजन कोशिका के पास में पहुंचता है, जहाँ कोशिका में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीसोम के पास में। तो ऑक्सीसोम क्या करता है, इसको पहले से जहाँ क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज उसके पास में मौजूद रहता है, तो ये ग्लूकोज का विखंडन कर देते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का विखंडन करके ATP मतलब ऊर्जा का उत्पादन करती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है और ATP का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ATP का निर्माण होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण होने से या एनर्जी का उत्पादन होने से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी एक तरह का स्वायत्त अंग है, जैसे हरित लवक आपका स्वपोषी था, ये भी स्वायत्त अंग है, ये खुद पे डिपेंड होता है दोस्तों। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह कार्य कर सकता है दोस्तों। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिनमें अविकसित केंद्रक होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जबकि विकसित केंद्रक होते हैं दोस्तों उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, तो खोज इनकी केलकर नामक वैज्ञानिक ने, आल्टमान ने और सी वेल्ड ने इनके बारे में अलग अलग चीज़ें बताई दोस्तों। आगे पढ़ेंगे क्या क्या बोला है इन्होंने। तो इन्होंने एक खोज केलकर ने की, फिर उसके बाद अल्टमान ने अलग नाम दिया और सी वेल्ड ने अलग नाम दिया था। केलकर ने एक संरचना खोजी, इसका मतलब इसके बारे में बताया नहीं था कि माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब केवल संरचना खोजी थी। तो खोज किसने की, केलकर ने। फिर अल्टमान ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, अल्टमान था उसने बायोप्लास्ट नाम दिया, और सी वेंडे ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं तारक काय दोस्तों। ठीक है, ये केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है दोस्तों, जबकि पादप कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में भाग लेना है, और शुक्राणु निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पादप में क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, और लवक पाया जाता है। तारक काय ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
सेल वॉल हो गया, वो आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। गोल्जी काय, ये लास्ट रचना पटल नहीं है दोस्तों। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, जिसे गोल्जी काय कहते हैं, इसलिए इसकी कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए गोल्जी काय कहते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होती है दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं उनको समेट के अपने पास रखता है दोस्तों। जैसे ऑक्सीजन हो गया या पोषण हो गया, ये सारी चीज़ें, और शरीर के जिस अंग को जो चीज़ चाहिए वो उनको पहुंचाता रहता है, उनको ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन सा है, तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का ही है। कोशिका का रसोई घर कौन सा है, तो कोशिका का रसोई घर पादप कोशिकाओं में होता है, तो उसको हम बोलेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है दोस्तों। तो कंकाल तंत्र कौन सा है कोशिका का, तो कोशिका का कंकाल तंत्र है आपका अंतःप्रतवी की जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है दोस्तों। और कोशिका का शक्तिग्रह कौन सा है, तो ये तो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और कोशिका का प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कोशिका की प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यह कोशिका के अंदर स्रावित अंगों के रूप में कार्य करता है। यह एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों। ये एंजाइम निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम बनाता नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्प मात्रा में हार्मोन का निर्माण में भी भूमिका निभाता है, और राइबोसोम के निर्माण में भी भूमिका निभाता है। एंजाइम निर्माण में भूमिका निभा रहा है, हार्मोन निर्माण में भूमिका निभा रहा है, और राइबोसोम के निर्माण में भूमिका निभा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो पढ़ेंगे कल दोस्तों हम केंद्र के बारे में। अभी हमने आज पढ़ा है साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है उनको बारे में पढ़ा है। अब आगे पढ़ेंगे हम केंद्र के बारे में दोस्तों, तो पढ़ेंगे कल। थैंक यू। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।